मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रही है? क्या कांग्रेस भी अब वोट के लिए राम कथा का सहारा ले रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा होने वाली है। वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री की कथा एमपी के कई नेताओं के इलाके में हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में हो रही इस कथा के सियासी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। इन युवाओं के जोश को देखकर लग रहा कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुओं को बातों से भागा जीता है। लंदन में भक्ति की शक्ति जगाने के बाद बाबा वतन लौट आए। इंग्लैंड की धरती पर किसी भी कोने में सनातन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो मैं शपथ है अपने पूर्वजों की जाग करके एकता के साथ हाथ में झंडा लेकर खड़े हो जाए। अंग्रेजों की जमीन पर दिव्य दरबार लगाने के बाद बाबा हिंदुस्तान लौटे। अब बाबा बागेश्वर के अपने प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में अगली रामकथा की तैयारी। जगह होगी छिंदवाड़ा और यजमान होंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ। छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ के गढ़ में 4 से 7 अगस्त तक बाबा बागेश्वर की कथा होगी। 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। कथा के दौरान 3 दिन भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। कथा सुनने आए भक्तों को कथा स्थल तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। इस कथा के लिए 15 एकड़ जमीन पर पंडाल बनाया जा रहा है। 6 एकड़ में वाटरप्रूफ पंडाल बनेगा ताकि राम कथा में बारिश होने पर भी कोई विघ्न न पड़े। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है और इस कार्यक्रम की व्यवस्था में 1200 से ज्यादा वॉलंटियर लगेंगे। यानी छिंदवाड़ा की धरती पर होने वाली बाबा बागेश्वर की राम कथा की धमक पूरे देश में दिखेगी। सवाल यह है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन कमलनाथ क्यों करा रहे हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कमलनाथ बाबा बागेश्वर की राम कथा क्यों करवा रहे हैं? क्या कांग्रेस चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व वाला अपना दांव चल रही है? इन सवालों को खुद कमलनाथ ने हवा दी है। बागेश्वर धाम जी आ रहे थे छिंदवाड़ा। वो तो बहुत जगह जा रहे हैं, सब अभी राघवगढ़ भी गए थे। सब जगह जो जाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है मैं उसका स्वागत करता हूँ। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है, मैं यही समझा। हम अगर एक धर्म, हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। इसी साल फरवरी महीने में कमलनाथ खुद बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेंद्र शास्त्री की शरण में गए थे। इससे पहले कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया में 101 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का निर्माण करवाया। राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की 11 ईंटें भेजी। एमपी कांग्रेस में पहली बार मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया। एमपी कांग्रेस में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। बतौर सीएम राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। प्रदेश के हर गांव में गौशाला खोलने का ऐलान किया। जनवरी 2020 में सीएम रहते हुए भोपाल में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया। मंदिर के पुजारियों का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया। यानी कमलनाथ हर मोर्चे पर खुद को बीजेपी को टक्कर देते नजर आए। अब चुनावी साल है, इसलिए छिंदवाड़ा में हो रही बाबा बागेश्वर की कथा का भी सियासी कनेक्शन तलाशा जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के मुद्दे पर धीरेंद्र शास्त्री को घेरने वाली कांग्रेस नेता आखिर बाबा की शरण में क्यों पहुंची? इन सवालों का जवाब मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल देगा। बुंदेलखंड अंचल में विधानसभा की 26 सीटें हैं। 2013 में यहां बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। 2018 में बीजेपी की सीटें घटकर 14 हो गईं और कांग्रेस की सीटें बढ़कर 10। बुंदेलखंड अंचल में ही बागेश्वर धाम है और यही वो अंचल है जहां बाबा बागेश्वर का सबसे ज्यादा असर है। इसलिए छिंदवाड़ा में रहे धीरेंद्र शास्त्री की कथा का कनेक्शन बुंदेलखंड की चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है।
सियासत की एक और चर्चा दिल्ली और पुणे के बीच हो रही। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया सरकार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेर रहा है और इसी बीच पुणे में एक कार्यक्रम में विपक्षी दिग्गज शरद पवार पीएम मोदी का सम्मान करेंगे। इस खबर से विपक्षी खेमे में सवाल उठ रहे हैं। उद्धव के करीबी संजय राउत पवार से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की मांग कर चुके हैं। सवाल यह है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी खेमे की बैठक से पहले आखिर पवार के मन में ये चल क्या रहा है। संसद में संग्राम हो रहा है। मणिपुर हिंसा पर हंगामा हो रहा है। मेरा निवेदन इतना ही है और मणिपुर में सीरियस एनडीए के खिलाफ इंडिया आर पार के मूड में। तमाम कोशिशों के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में संसद की कार्यवाही चलाने पर सहमति नहीं बन रही। और मणिपुर में रियली सीरियस है तो ये पॉलिटिक्स अगर नहीं करना चाहता है तो चर्चा शुरू करने दो। हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हंगामे और असहमति के बीच 1450 किलोमीटर दूर पुणे में सहमति का मंच सज रहा है। इस मंच पर देश के प्रधानमंत्री होंगे और होंगे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में शुमार शरद पवार। मौका होगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। बतौर चीफ गेस्ट शरद पवार पीएम मोदी का सम्मान करेंगे। मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी तोड़ने वाले अजीत पवार भी होंगे। Everybody is coming. Honorable Sharad Pawar ji is the chief guest. Then Honorable Governor is coming. Chief Minister is coming. Sri Fadnavis ji is coming. Ajit Dada Pawar is coming. So everybody. Sushil Kumar Shinde is our trustee. He is also attending. जब दिल्ली में विपक्ष एकजुटता का दावा कर रहा है, उस समय पुणे में पीएम मोदी के साथ शरद पवार का मंच शेयर करना सवाल हो गया। विपक्षी नेताओं को डर है कि शरद पवार और पीएम के एक साथ आने से विपक्षी एकता कमजोर होगी। मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्षी गठबंधन का स्टैंड कमजोर होगा। मोदी पवार की दोस्ती का फायदा बीजेपी उठाएगी। विपक्षी खेमे की एक खलबली महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई देने लगी है। पवार के पुणे पहुंचने से पहले ही उद्धव के करीबी संजय राउत ने कहा कि सीनियर पवार को कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर तोल मोल कर बोल रही है। ऐसा है कि माननीय पवार साहब यहाँ थे, आप लोगों ने पूछना चाहिए था कि क्या उनका राय क्या है। उनके तरफ से मैं कुछ बयान करना ठीक नहीं है। हम तो निषेध करने वाले ही है। सीपीएम और आम आदमी पार्टी के नेता शरद पवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त उनका मंच पर पीएम के साथ दिखना सही नहीं है, लेकिन इससे पहले भी शरद पवार पीएम मोदी के साथ खड़े दिखे। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा था, तब शरद पवार ने जेपीसी की मांग को बेकार बताया था। पीएम की डिग्री पर उठते सवालों के बीच पवार ने कहा था कि डिग्री कोई मुद्दा नहीं है। अक्टूबर 2018 में शरद पवार ने कहा था कि राफेल विमान खरीद में पीएम मोदी की मंशा पर लोगों को कोई शक नहीं। अब फिर मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं पवार पुणे में पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने की तैयारी है। साहब एक स्टेट्समैन है और उन्होंने ही ये प्रोग्राम लेने में जो तिलक स्मारक ट्रस्ट है उनको यानी वॉलंटियर किया था मदद, तो वो उस वजह से उनको जाना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के और उनका रिस्पेक्ट उनके जगह रखना ही चाहिए। करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। चंद दिन पहले ही पीएम मोदी एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। एनसीपी में टूट के लिए सुप्रिया सुले ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसके बाद भी शरद पवार पीएम मोदी की सीधी आलोचना से बचते रहे। पार्टी में टूट के बाद पवार ने बागी नेताओं से मुलाकात की।
इसलिए पवार के सियासी रुख पर विपक्षी गठबंधन में संशय है। सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के दिग्गज नेता के मन में क्या है। क्या पवार इंडिया के साथ होते हुए इंडिया के बाद के ऑप्शन पर रणनीति बना रहे हैं?